तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। आज हम देखेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल्स के कौन कौन से पार्ट लिविंग होते हैं और कौन कौन से पार्ट नॉन लिविंग होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पार्टली लिविंग होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अगर किसी लिविंग पार्ट की, तो किसी सेल ऑर्गेनेल में यदि हम बात करें किसी लिविंग पार्ट की, तो जो सबसे पहला सेल का पार्ट है जो लिविंग होता है, हमने बताया था सेल का कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है वो लिविंग होता है। तो जो सबसे पहला लिविंग मैटर होता है किसी सेल का वो होता है न्यूक्लियस। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, फिर साइटोप्लाज्म लिविंग होता है। पार्टली लिविंग की यदि बात करें तो पार्टली लिविंग में एक ही ऑर्गेनेल आता है और वो होता है वैक्यूल। क्यों वैक्यूल लिविंग होता है और कैसे पार्टली लिविंग होता है? वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है आउटर, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट जो होती है वो लिविंग होती है, लेकिन उसके अंदर जो सैप होता है, वैक्यूल के अंदर जो सैप होता है जिसमें भरा होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सिस्टो उसके अंदर लेटेक्स होता है, रेजिन होता है, जो कि मतलब वो नहीं होता, लिविंग नहीं होता। इसलिए ओवरऑल उसकी मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है, लेकिन जो सैप है वो नॉन लिविंग है, इसलिए हम उसे कहेंगे पार्टली लिविंग। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, तो नॉन लिविंग में हमारी आ जाती है सेल वॉल। अब हम इधर से इस साइड की तरफ पढ़ना चालू करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि वैक्यूल्स में टोनोप्लास्ट क्या होती है और टोनोप्लास्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए टोनोप्लास्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सेल वॉल को। टोनोप्लास्ट जो होती है वो किसी वैक्यूल्स की आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये लिविंग होती है। ये वैक्यूल्स की आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये जो होती है ये लिविंग होती है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि ये लिविंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं सैप को। तो सैप जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। लिविंग हमने देखा कि जो टोनोप्लास्ट होती है वो लिविंग होती है, जो सेल सैप होता है वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन आखिर सेल सैप के अंदर क्या होता है, ठीक है। सेल सैप के अंदर क्या होता है? सेल सैप के अंदर कुछ स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं और देखो प्लांट सेल के अंदर जितने भी, इनमें चूंकि लाइसोसोम नहीं होते, जो सुसाइड बैग होते हैं वो लाइसोसोम होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स निकलते हैं जो सेल के अंदर, तो इसका काम वही होता है, सेल सैप का काम यही होता है, सॉरी सैप का काम यही होता है कि ये उसके अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं उनको अपने अंदर ले लेता है। जो वैक्यूल होता है वो उनको अपने अंदर ले लेता है। सो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। हमने देख लिया टोनोप्लास्ट को, हमने देखा सेल सैप को। अब हम एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते समय हम सबसे पहले शुरू करेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स को, और उनमें जो पहला और आखिरी नाम आता है वो होता है सेल वॉल का। फर्स्ट एंड लास्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनेल ऑफ सेल इज सेल वॉल। तो डिस्कस करेंगे हम सेल वॉल को। सेल वॉल जो होती है बच्चों, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, जबकि गैमेट्स में अगर कोई पूछे कि क्या सेल वॉल सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, तो आप कहेंगे नहीं। प्लांट्स के जो गैमेट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट्स के जो गैमेटिक सेल्स होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, जो फीमेल गैमेट होते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी
सेल वॉल की, किसी भी सेल की, किसी भी प्लांट सेल की, ये फुली परमिएबल होती है। उसके बाद ये रिजिड कवरिंग होती है, आउट मतलब सबसे बाहर में सेल की एक रिजिड कवरिंग होती है जो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और इसे सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने, जिसे उन्होंने डिस्कस किया था अपनी पहली बुक माइक्रोग्राफिया में। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन मैं फिर से क्लियर कर दूँ, जब भी बात माइक्रोग्राफिया की आती है और एक क्वेश्चन बनता है कि हु इज फादर ऑफ माइक्रोग्राफी, तो आपको लगेगा कि रॉबर्ट हुक ही जो है वो फादर ऑफ माइक्रोग्राफी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो फादर ऑफ माइक्रोग्राफी है वो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यानी एवी लीवेनहॉक। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम देखा गया था, जो सेल वॉल था वो फर्स्ट टाइम देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। और ये क्या करता है, सेल को रिजिडिटी, शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम लिख लेते हैं कि ये एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट के गैमेटिक सेल्स में भी एब्सेंट होता है। एंड ऑल्सो इन गैमेटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स। सारे प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है। अच्छा, क्यों प्लांट के गैमेटिक सेल में एब्सेंट होता है? गैमेट्स को करना होता है फ्यूजन, और यदि सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो फ्यूजन कैसे होगा, इसलिए सेल वॉल होती है एब्सेंट। ठीक है, प्लांट के गैमेटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। उसके बाद सारे एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट गैमेटिक सेल। आउटर मोस्ट लिविंग परमिएबल रिजिड कवरिंग होती है। ठीक है, इसे भी हम लिख लेते हैं। आउटर मोस्ट होता है, सबसे बाहर होता है, रिजिड होता है क्योंकि इसको शेप प्रोवाइड करना होता है, ये परमिएबल भी होता है। ठीक है, ये किसी भी मटेरियल को सिंपली बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने देता है, तो ये परमिएबल होता है। उसके बाद ये नॉन लिविंग होता है, क्योंकि हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको नॉन लिविंग में ही डिस्कस किया है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं कि ये नॉन लिविंग होता है, सबसे बाहर होता है, नॉन लिविंग होता है। उसके बाद से ये परमिएबल होता है, किसी भी मटेरियल को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने देता है, और ये कवरिंग प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को या फिर फंगल सेल को या फिर एल्गी के सेल को। ठीक है, इनको ये कवरिंग प्रोवाइड करता है। हमने इन चीजों को देखा। अब हम देखेंगे कि एक प्लांट सेल जो होती है वो किस किस मटेरियल से मिलकर के बनी होती है, कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। उसके बाद हम एक एल्गी की सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सबसे पहले जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है उसमें पाए जाते हैं सेल्यूलोज, मायोफैब्रिल्स जो होती हैं, मैट्रिक्स में जो मायोफैब्रिल्स होती हैं वो पेक्टिन, गैलेक्टेंस और मैनेंस की बनी होती है। ठीक है, तो जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है उनमें पाए जाते हैं सेल्यूलोज, उसके जो मैट्रिक्स के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो बने होते हैं पेक्टिन के, हेमिसेल्यूलोज के और मैनेंस के, गैलेक्टेंस के। ठीक है, हम लिखते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है।
और मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं इसके, सॉरी माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं मैट्रिक्स में, वो बने होते हैं किसके? माइक्रोफाइब्रिल्स बने होते हैं हेमिसेल्यूलोज के, पेक्टिन के, गैलेक्टिन्स के, मैनिन्स के। ठीक है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके वो बनी होती है सेलुलोज के, उसके जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, वो बने होते हैं किसके? हेमिसेल्यूलोज के, पेक्टिन के, गैलेक्टिन्स के, मैनिन्स के। उसके बाद अब हम बात करेंगे एक फंगल की सेल वॉल की, कि फंगल की सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, फंगल की सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है 90% काइटिन से और 10% सेल्यूलोज से। इसके जो मैट्रिक्स होते हैं वो बने होते हैं हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन के, मतलब इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो बनी होती है हेमिसेल्यूलोज के और पेक्टिन के। जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है 10% काइटिन की, 90% काइटिन की और 10% सेल्यूलोज की। इसको भी हम लिख लेते हैं। अब बात फंगल सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो जो फंगल की सेल वॉल होती है वो बनी होती है 90% काइटिन के और 10% बनी होती है सेल्यूलोज के। ठीक है, और मैट्रिक्स जो होती है वो बनी होती है हेमिसेल्यूलोज की और पेक्टिन की। ठीक है, हमने देखा कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और इसके अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती है, जो मायोफाइब्रिल्स मैट्रिक्स में पाई जाती है, वो बनी होती है हेमिसेल्यूलोज की, पेक्टिन की, लिग्निन की। ठीक है, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो पाई जाती है, सॉरी यार, यहाँ पर एल्गी की जगह हमने अभी आपको बताते समय, एक्सप्लेन करते समय याद आया, ये एल्गी की सेल वॉल है। हमने देखा कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है 90% कैटिन की, 10% सेल्यूलोज की। ठीक है, और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है हेमिसेल्यूलोज का या फिर पेक्टिन का। उसके बाद हम देखेंगे कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल सामने आए। हमने अभी तक देखा है एक नॉन लिविंग को, अब हम देखेंगे कुछ लिविंग ऑर्गेनिल्स को, और उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कुल टोटल 3 मॉडल्स दिए गए थे, और तीनों मॉडल्स क्या क्या थे, किसने दिए थे, कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण स्टार्टिंग के 2 मॉडल फेल हो गए, और 1971 में जो आखिरी का मॉडल आया, जो अभी तक हम मानते हैं कि ये सबसे स्टैंडर्ड और सबसे सुटेबल मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन का, वो मॉडल देखेंगे हम। ठीक है, फ्लूइड मोजेक मॉडल जिसे हम कहते हैं।